गुड इवनिंग एवरीवन। क्या आवाज आ रही है भाई सभी लोगों को? यस सर। ठीक है। तो भाई देखो, लास्ट क्लास में अपन ने कुछ चीजें पढ़ी थी, वो चीजें पूछ रहा हूँ, जल्दी जल्दी बताते रहना। अच्छा ये बताओ, जेएसवाई कब स्टार्ट हुआ? जेएसवाई कब स्टार्ट हुआ? 12 अप्रैल 12 अप्रैल 2005। 2005। उसके बाद में अगर मैं बात करूं जेएसएस के कब स्टार्ट हुआ? जेएसएस के 1 जून 2011। 1 जून 2011। भाई सबको बोलने का अधिकार है, चुपचाप बैठने वाले चुपचाप नहीं बैठो, ठीक है, मुंह से कुछ बोलो, ठीक है। तो जेएसवाई हो गया, जेएसएस के हो गया। उसके बाद में अगर मैं बात करूं, आरबीएस के कब स्टार्ट हुआ? आरबीएस के 6 फरवरी 2013। 6 जनवरी या 6 फरवरी? 2013। फरवरी 6 फरवरी 2013। अगर मैं बात करूं, उसके बाद में अपन ने एक और प्रोग्राम पढ़ा था। कोई पढ़ा था क्या उसके बाद में? ये 3 ही प्रोग्राम पढ़े अभी तक? बोलो भाई, नहीं पढ़े? थे बस 3। ठीक है। इसके बाद में नेक्स्ट आज का जो हाँ। प्रोग्राम है वो स्टार्ट करते हैं। देखो आज का जो प्रोग्राम है वो है राष्ट्रीय किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रम, RKSK। पहले तो क्वेश्चन यही आएगा कि बताओ RKSK की फुल क्या होगी? RKSK की फुल फॉर्म अगर अपन बात करें तो क्या बताओगे? राष्ट्रीय किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रम। ये भी कार्यक्रम है, योजना नहीं है। जहां पर भी पीछे के आ जाए ना तो हमेशा यहाँ पे याद रखना है कि कार्यक्रम। उसके बाद में अगर मैं बात करूं ये स्टार्ट कब हुआ, तो स्टार्ट करने की बात करते हैं तो ये 7 जनवरी 2014 को स्टार्ट कब हुआ? 7 जनवरी। अब इतनी सारी डेट है, इतनी सारी योजनाएं कैसे याद होगी? देखो एक तरीका बताता हूँ, इस तरीके से तुम लोग सारी चीजें याद कर सकते हो। जैसे स्टार्टिंग में अपन बात करेंगे, ये सबसे पूछूंगा ना जो मैं बता रहा हूँ। स्टार्टिंग में अपन बात करें तो जेएसवाई पढ़ा अपन ने। सभी लोग बताएंगे जेएसवाई कब स्टार्ट हुआ? 12 अप्रैल 2005। इसका फुल फॉर्म क्या था? जननी सुरक्षा। दूसरा अपन ने पढ़ा जेएसएसके। इसकी फुल फॉर्म क्या थी? फुल फॉर्म बताओ। जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम। जन शिशु ये कब स्टार्ट हुआ? 2011। 1 जून 2011। 1 जून 2011। अब इसको याद कैसे करना है? देखो सिंपल सी बात है, जननी सुरक्षा योजना। ओनली जननी के बारे में तब सोचा था, तब बहुत पहले सोचा था, 12 अप्रैल 2005 में सोचा। उसके 6 साल बाद सरकार ने सोचा कि अब शिशु को भी ले आते हैं अपन इस कार्यक्रम को, और इस योजना को अपन कार्यक्रम बना देते हैं। तो जननी शिशु सुरक्षा योजना नहीं है, कार्यक्रम है। तो कार्यक्रम अगर बात करें तो ये 6 साल बाद आया 2011 में। और महीने की अगर मैं बात करूं ना तो अप्रैल, अप्रैल के बाद में क्या आता है? मई, मई के बाद में जून। तो अप्रैल के बाद में क्या महीना आ रहा है? जून आ रहा है। तो 12 अप्रैल को तो जेएसवाई स्टार्ट हुआ और जेएसएस के स्टार्ट हुआ 1 जून 2011। दो अपन को याद रखनी है, ठीक है। इसके बाद में 2012 में कुछ भी याद नहीं कराया। फिर 2013 में आया। 2013 में बताओ क्या आया? RBSK। RBSK क्या होता है? राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम। राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम। और ये जो स्टार्ट हुआ, बताओ कब स्टार्ट हुआ? 2012 में या 2013 में या 2011 में? 2013। 2013 में। और 2013 में भी 6 फरवरी को, 6 फरवरी 2013, ठीक है। तो देखो 2005 है, 2011 है, 2013 है, 2012 कोई नहीं है। इसके बाद में बात करूं 2013 के बाद में ये आया 7 जनवरी 2014। तो इसको याद कैसे करें बोस? देखो 2005 हुआ जेएसवाई, उसके 6 साल बाद आया जेएसएसके 2011 में, है ना। महीने की बात नहीं कर रहा अभी, अभी सन की बात कर रहा हूँ। 2005 2011। उसके बाद एक आया 2013 में। 2013 में कौन आया? राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम, ठीक है, RBSK। बाल की बात करी गई है ना। उसके बाद में बच्चा जब बड़ा हो गया, किशोर बन गया,
तो 13 के बाद में क्या आया 2014, तो 2014 में क्या आया आर के एस के, हाँ तो फोर्थ नंबर पे कौन आया आर के एस के, और ये कब आया ये जनवरी में आएगा, क्योंकि फरवरी में आया तो फरवरी के अगले साल आया ना, तो अगले साल जनवरी स्टार्ट होगा, और जनवरी भी कौन सी तारीख है 7 जनवरी 2000। तो पहले तो सन याद रख लेना 2005, 2011, 2013, 2014। उसके बाद महीने की अगर मैं बात करूं तो सबसे पहला महीना है अप्रैल, अप्रैल के बाद मई में कुछ नहीं है, उसके बाद जून आ गया, ठीक है। तो अप्रैल के बाद जून आया, जून के बाद सीधा अपन फरवरी में चले गए, फरवरी के बाद जनवरी में चले गए। तो पहले ऐसे चले फिर ऊपर ऐसे चले। क्या ये कार्यक्रम याद आएंगे तुमको टाइम टू टाइम? अरे हाँ या ना? तो चार चीजें तो पहले पता होनी चाहिए, इसकी फुल फॉर्म पता होनी चाहिए, और दूसरा अपन को सन और डेट पता होनी चाहिए। कौन है जो चारों बता सकता है? रेज हैंड कर दो उनसे, चारों बता सकता है। डॉक्टर पूजा बताओ भाई। पूजा जी जल्दी बताइए। संजय सर JSY आई थी 12 अप्रैल 2005 को, और JSS के है 1 जून 2011, और नेक्स्ट फिर RBS के आए थे 2 साल बाद 6 फरवरी 2013, और RKS के है 7 जनवरी 2014। वेरी गुड। उसके बाद श्रुति। जी JSY आया 12 अप्रैल 2005, JSS के 1 जून 2011, फिर RBS के आया 6 Feb 2013, और ये किशोर वाला राष्ट्र RKS के आया 7 जनवरी 2014। कटारिया। सर JSY 12 अप्रैल 2005, GSS के 1 जून 2011, और RBS के 6 फरवरी 2013, और RKS के 7 जनवरी 2014। अब सब लोग मिलकर इनकी फुल फॉर्म और बताओगे एक बार मेरे को। JSY की फुल फॉर्म क्या होगी? जननी सुरक्षा योजना। जननी सुरक्षा योजना। उसके बाद में बात करें JSS के, इसकी फुल फॉर्म क्या होगी? जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम। उसके बाद में आया RBS के, RBS की फुल फॉर्म क्या होगी? राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम। उसके बाद में आया RKS के, RKS की फुल फॉर्म क्या होगी? राष्ट्रीय किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रम। क्या इतनी बात क्लियर हो जाती है? फुल फॉर्म और डेट याद रहेगी क्या? अब 2005, 2011, 2013 और 2014। अरे हाँ या ना? यस। अब इसी सन में एक और याद करा रहा हूं, मिशन इंद्रधनुष। मिशन इंद्रधनुष भी आया, पर वो कब आया? वो आया तो 2014 में ही, बट वो पूरे साल के लास्ट में आया, दिसंबर में आया। कब आया? दिसंबर में। डेट अभी देख लेंगे। तो दिसंबर 2014 में तो मिशन इंद्रधनुष आया, अब ये आज ही पढ़ेंगे अपन, है ना? तो मिशन इंद्रधनुष 2014 में ही आया दिसंबर में। और जनवरी में क्या आया 2014 में? RKS के। तो अपन कैसे चल रहे हैं 2005, 2011, 2013, 2014 के स्टार्टिंग में और 2014 के एंडिंग में। क्या इतनी बात क्लियर हो जाती है? अरे हाँ या ना? यस सर। अब नाम से ही पता पड़ रहा है इस मिशन के अंदर अपन क्या पढ़ेंगे। देखो बच्चों का स्वास्थ्य देख लिया अपन ने RBSK के अंदर, है ना? अब RKSK में फुल फॉर्म से पता पड़ रहा है कि किशोर को देखना है, और इसके अंदर सबसे मेन इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन आता है ना, उसमें ये पूछा जाता है किस एज ग्रुप के बच्चों को अपन को इस कार्यक्रम में अपन को फायदा मिल सकता है ना, किस किशोर को। तो किशोर की एज क्या होनी चाहिए क्वेश्चन बनता है सबसे पहले। दूसरा इसकी डेट पता होना चाहिए, और तीसरा कि इनमें क्या क्या किशोर को अपन देखते हैं ना। किशोर जब बड़ा हो जाता है धीरे धीरे बच्चा गलत आदतों में लगता है, नशे में लगता है, ठीक है, पढ़ाई में मन नहीं लगता, एंजाइटी होती है, डिप्रेशन होता है, ये सारी चीजें किशोरों में होती है स्टार्टिंग में। अभी तो सब मैच्योर हो गए, 25-30 के बाद आदमी मैच्योर हो जाता है, ठीक है। पर देखते हैं इसकी एज क्या है और इसका क्या क्या है। सबसे पहले तो याद रखना 7 जनवरी 2014। उसके बाद में बात करें इसको लॉन्च करने वाला कौन सा मंत्रालय? मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। अभी तक सारी जितने भी योजना इसी ने निकाली है,
मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ और फैमिली वेलफेयर। इसका अगर हिंदी में पूछे तो हिंदी में क्या नाम होगा, स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्रालय। ठीक, ये कार्यक्रम भी एनएचएम के अंतर्गत आता है। ठीक है, एज की अगर मैं बात करूं तो किशोर की एज जो होती है 10 से 19 वर्ष होती है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आने के चांसेस ज्यादा, क्योंकि एनएचएम 2016 का अपन पेपर देखें, उनमें एज ग्रुप पूछी गई थी, है ना, कि इसकी एज ग्रुप क्या होगी, इसकी एज ग्रुप क्या होगी, इस मिशन में कौन से किन लोगों को देखेंगे। जैसे अगर मैं बात करूं जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम के अंदर कितने वर्ष तक के शिशु को फायदा मिलता है, बताओ, 1 वर्ष, 2 वर्ष, 4 वर्ष, 5 वर्ष या 10 वर्ष। शिशु तो कितना होगा, शिशु मतलब नाम ही शिशु आ रहा है, तो शिशु में क्या होगा, 1 वर्ष ही होगा। और अगर मैं बात करूं आरबीएसके के अंदर, तो आरबीएसके के अंदर बताओ कहां से कहां तक के बच्चों को मिली थी योजना ये वाली, जन्म से 18, बर्थ टू 18 ईयर्स। अब बात करें किशोर में एज क्या होगी, 10 से 19 वर्ष। तो सबके वर्ष भी पता होने चाहिए। जैसे जननी शिशु सुरक्षा योजना में शिशु की बात करें तो शिशु 1 साल के अंदर उसमें फायदा मिलेगा, 1 साल के शिशु। बाल के अंदर बात करें तो जन्म से लेकर 18 वर्ष, और किशोर में अगर बात करें तो 10 से 19 वर्ष। क्या बात क्लियर है क्या, अरे हाँ या ना। तो पता है गूगल मीट पे क्लास पे होती है, गूगल मीट पे इसलिए क्लास होती है आंसर दे पाओ। ये तो ऐप पे ले लेंगे क्लास, उसमें मस्त मैं बोलता रहूंगा, तुम पढ़ते रहना, इंटरेक्शन करोगे तभी तो दिमाग में रहेगा। बताओ शिशु का क्या एज है, बताओ जल्दी से। 1 साल। 1 साल। बाल की अगर मैं बात करूं तो बाल में क्या है, आरबीएसके के अंदर बाल को कौन से एज होनी चाहिए, बट जन्म से 18 साल तक। 1 से 18 या 0 से 18 है, 0 से 18। जन्म से 18 है, 1 से 18 नहीं है, 0 से 18 है, या फिर जन्म से 18। और अगर किशोर की अगर मैं बात करूं तो किशोर की क्या एज ग्रुप है, 10 से 19। तो इन सबको कोरिलेट करके ही पढ़ेंगे, है ना। उसके बाद में बात करते हैं उद्देश्य क्या था इसका, इस कार्यक्रम का उद्देश्य कि संपूर्ण शारीरिक मानसिक प्रजनन सामाजिक स्वास्थ्य को सुधारना। इस एज ग्रुप के अंदर सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर स्टार्ट होने लग जाते हैं, वो अपना जेंडर पहचानने लग जाता है कि हाँ ये ग्रोथ हो रही है, ऐसी चीजें हो रही है। तो देखो क्या क्या उसका, एक तो शरीर में बदलाव होता है, मानसिक बदलाव होते हैं, प्रजनन तंत्र में बदलाव होते हैं, समाज से कैसे मिलना है, ये सारे बदलाव इसी एज में होते हैं। तो 10 से 19 वर्ष में शारीरिक मानसिक प्रजनन और सामाजिक स्वास्थ्य अच्छा कर सके, इसलिए ये कार्यक्रम बनाया गया। क्यों बनाया गया, क्यों मुख्य इसका उद्देश्य क्या है, इसका उद्देश्य यही है कि स्वास्थ्य अच्छा रहे किशोरों का, क्योंकि यही क्या है, फ्यूचर है आने वाले, पोषण अच्छा मिले, शिक्षा अच्छे मिले, इनका लाइफ स्किल अच्छी हो, तो ये सारी चीजें इसके अंदर मिलती। दूसरी बात, किशोरों को वही शरीर में, मन में, समाज से जुड़ी समस्याओं के प्रति जागरूक करना, यौन और प्रजनन स्वास्थ्य को संबंधी जानकारी देना, प्रजनन तंत्र, ये जो 4 चीजें बताई ना, इसके अंदर ये सारे पॉइंट छुपे हुए हैं। 4th पॉइंट, नशे, हिंसा, लैंगिक भेदभाव और मानसिक तनाव से हुए को बचाना। इस एज में अगर जो गया, ये बोलते हैं ना, ये जो कच्ची उम्र, बाली उम्र में, इस उम्र में अगर कोई गया तो फिर वो गया ही है ना। अगर इस उम्र में ड्रग्स लेने की आदत पड़ गई, छोटे मोटे ड्रग्स की बात नहीं कर रहा, दारू सिगरेट, मैं बड़े नशों की बात कर रहा हूँ ना, स्मैक, हीरोइन, इन बात कर रहा हूँ। अगर ये एक बार लग गया इस एज में तो छुड़वाना बहुत ही इम्पॉसिबल सी चीज। तो नशे, हिंसा, लैंगिक भेदभाव और मानसिक तनाव जैसी समस्या को कम करना। अरे हाँ या ना, अरे बोलो। अब जब वो नशे से दूर रहेंगे तो आत्मनिर्भर बनेंगे, नहीं तो अगर मान लो किसी को नशा लग गया ना, तो सुना होगा नशे में सब कुछ चला जाता है, ये तो बाबूराव का डायलॉग सुना होगा ना, दारू में मेरा घर चला गया, मेरा बाप चला गया, ये चला गया, वो चला गया। तो इसमें है ना सारी चीज चली जाती है इंसान की। तो इसलिए क्या करना, उनको आत्मनिर्भर बनाना, वरना वो नशे पर ही निर्भर रहेंगे और कुछ नहीं कर पाएंगे। तो आत्मनिर्भर करना। एज तुमको पता होनी चाहिए 10 से 19 वर्ष। विशेष रूप से किन पे ध्यान रखा है, स्कूल जाने वाले और न जाने वाले दोनों वर्गों को कवर करना है। जो स्कूल में बच्चा, जैसे है ना गवर्नमेंट हॉस्पिटल में या गवर्नमेंट है ना स्कूल की बात करें अपन, तो उसमें तो ना ऐसी व्यवस्था है कि पहले ऐसी व्यवस्था होती थी कि सारे भाग के निकल जाते थे ना, स्कूल से छलांग लगाई और भाग के निकल गए। ठीक है, तो उस चीजों को, सारी चीजों को सरकार अब कंट्रोल कर रही है, अच्छे टीचर्स डाल रही है और टीचरों को
टीचरों को भी देख रही है कि अच्छे से पढ़ा रहे नहीं पढ़ा रहे। तो स्कूल जाने वाले भी और नहीं जाने वाले दोनों को कंट्रोल करना है, ठीक है। इसके बाद में 6 रणनीतियां बनाई कैसे कैसे बचाना है। एक तो उनको न्यूट्रिशन देना है, एनीमिया की रोकथाम करनी है। दूसरा सेक्सुअल और रिप्रोडक्टिव हेल्थ को देखना है। तीसरा यही मेंटल डिप्रेशन को देखना है। आत्महत्या रोकथाम वाली बात सारी है ना, इसमें सुसाइड भी करते हैं बहुत सारे बच्चे कोटा में, कोई सीएच के ही होते हैं जो पीएमटी की तैयारी करने जाते हैं। दूसरा इंजरीज और वायलेंस से बचाना। भाई देख, लड़ाई पिटाई नहीं करनी, लड़ाई पिटाई करेगा तेरा ही नुकसान है। लास्ट में क्या होता है, समझौता ही होता है। कितनी भी लड़ाई करके आ जाए, कोई किसी को भी मार के आ जाए, चाहे उसको चाकू घुसा दे, तलवार घुसाएगा, मरेगा तो या तो तू मरेगा या सामने वाला मरेगा। तो उनको शिक्षाएं देना, ये सारी चीजें कौन संभालती है, गवर्नमेंट संभालती है, ठीक है। दूसरा नॉन कम्युनिकेबल डिजीज को देखना कि बच्चे के अंदर डायबिटीज तो नहीं है, बीपी का चक्कर तो नहीं है, मधुमेह तो नहीं है, ठीक है, ये सारी चीजें। उसके बाद में कैसे अप्रोच करी इन्होंने, कैसे इसको इम्प्लांट किया, ठीक है। तो प्रत्येक गांव में और वार्ड में 2 प्री एजुकेटर्स चुने गए, या तो एक लड़का होगा और एक लड़की होगी, है ना, या नहीं, एक लड़का होगा और एक लड़की होगी। और ये एजुकेटर्स क्या करेंगे, हर वार्ड के अंदर, हर वार्ड में एक टीचर होगा। आजकल उसको है ना, जैसे वोटर आईडी बनती है ना, वोटर आईडी, वो हर वार्ड के एक टीचर के पास में ही होता है ना, वोटर आईडी वाला भी सिस्टम। तो अगर मैं बात करूं ना, तो हर एक वार्ड में, हर एक गांव में कितने एजुकेटर्स लगाए, 2, उसमें से एक लड़का होना चाहिए और एक लड़की होनी चाहिए। और वो क्या करेगा, इस एज के 10 से क्या याद रखना है, 10 से 19 ही याद रखना है, ठीक है। 15 से 20 नहीं, 10 से 19 वर्ष वालों को ध्यान में रखना है, इनको ही ये संभालते हैं। दूसरा, स्वास्थ्य केंद्रों में विशेष किशोर स्वास्थ्य क्लिनिक स्थापित किए। अब ऐसे है ना क्लिनिक भी स्थापित किए हैं जहां पर किशोर की काउंसलिंग कर सके। तो मान लो शर्माते हो, अपने मम्मी पापा से बोल नहीं पाते हो, है ना, हमारे साथ ऐसे ऐसे चेंजेस हो रहे हैं, ऐसे हमारे दोस्त मिल रहे हैं, ऐसा हमको डिप्रेशन आ रहा है, मम्मी पापा से नहीं बोल पाते क्योंकि पापा ज्यादा बिजी रहते हैं, या तो मम्मी कहीं जॉब में होती है, पापा जॉब में रहते हैं, तो वो नहीं कर पाते। तो उनकी काउंसलिंग और उनका डायग्नोज करना, उनकी जांच करना किनके हाथ में होती है, ये प्री एजुकेटर्स के हाथ में होती है। ये लोग देखते हैं किनको, एल्डोसेंट है जो, ठीक है, किशोर लोग है जो। उसके बाद में बात करें स्कूल और कम्युनिटी में कैसे स्कूल, पंचायत, समुदाय स्तर पे भी स्वास्थ्य शिक्षा सत्र आयोजित किए जाते हैं। अब इनमें से इंपॉर्टेंट चीजें क्या लगी तुमको, इंपॉर्टेंट मुद्दे यही है, आरकेएस की फुल फॉर्म पता होनी चाहिए। दूसरा इंपॉर्टेंट मुद्दा ये पता होना चाहिए ये एज ग्रुप क्या है। तीसरा इंपॉर्टेंट मुद्दा यही पता होना चाहिए कि बच्चे को क्या क्या संभालेंगे। ये नॉर्मल सी बातें हैं, कोई बड़ी बातें नहीं है। क्या इतनी बात क्लियर हो जाती है? यस सर। उसके बाद में नेक्स्ट जो आता है प्रोग्राम, उस नेक्स्ट प्रोग्राम को पढ़ते हैं, वो कौन सा है, मिशन इंद्रधनुष। मिशन इंद्रधनुष की अगर मैं बात करूं तो भारत सरकार द्वारा 25 दिसंबर 2014 में इसकी शुरुआत की गई। 25 दिसंबर 2014। बताओ आरकेएसके की शुरुआत कब की गई, डेट क्या थी, महीना क्या था और ईयर क्या था? 7 जनवरी 2014। और आरबीएसके की शुरुआत कब की गई? 6 फरवरी 2011। 6 फरवरी 2013। ठीक है, तो 25 दिसंबर 2014 को मिशन इंद्रधनुष आया। इसको भी अगर मैं बात करूं, लॉन्च करने वाला मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर है, ये भी एनएचएम के अंतर्गत ही आता है। उसके बाद में अगर मैं बात करूं मुख्य उद्देश्य क्या है, देश के सभी बच्चे, गर्भवती महिलाओं को सभी आवश्यक टीका पूर्ण करना, फुल इम्यूनाइजेशन। हर एक गर्भवती को, हर एक बच्चे को क्या करना, टीका लगाना। और अगर टीका नहीं लगा पाए तो फिर ये मिशन फेल हो जाता है। अब ये मिशन कैसे चला था, 2014 में तो शुरू हुआ, 2014 में ये कैसे इम्प्लीमेंट हुआ, उसके बाद 2015 में क्या हुआ, कोविड के टाइम क्या हुआ, इसकी सारी चीजें पता होना चाहिए। अभी आगे आएगा इसका टॉपिक। हाँ, एक और बात, किसी ने बोला कि बोस आप ना इंपोर्टेंट योजना तो आप सारी है ना डेमो में ही पढ़ा रहे हो, आगे क्या पढ़ाओगे? वो क्या लग रही है 5-7 ही ये इम्पोर्टेंट? ऐसी ये योजना है ना, ये अगर मैं पीडीएफ पूरी कर दूं ना, ये करीबन कितनी 70 80 योजना है ये।
जैसे ज्योति योजना तुम्हारी आई हुई है पेपर में, है ना, 2016 में, तो वो भी योजना आएगी, बहुत सारी केवलना योजना भी आएगी, बहुत सारी योजनाएं डेमो में कवर नहीं हो रही, सारी इंपॉर्टेंट है ना, बहुत अभी बाकी है एनएचएम की योजना। तो पहले अपन ये योजनाएं खत्म करेंगे, उसके बाद अपन हिंदी और कंप्यूटर पे जाएंगे, ठीक है ना। चलो भाई नेक्स्ट बात करते हैं। मिशन इंद्रधनुष का मतलब क्या है? गर्भवती स्त्री को और बच्चे को, दोनों को, ओनली बच्चा नहीं आएगा। तुमसे क्वेश्चन अगर पूछा जाए कि मिशन इंद्रधनुष क्या है, मेनली बच्चों को पूर्ण टीकाकरण करना है या गर्भवती को भी करना, तो दोनों आंसर जाएगा, ठीक है। टीकाकरण दोनों को करना है, गर्भवती और बच्चे को। के उद्देश्य की अगर मैं बात करूं तो उद्देश्य क्या है? उद्देश्य अपन को पता है। दूसरा, इम्यूनाइजेशन कवरेज को 65% 2014 से बढ़ाकर 90% तक पहुंचाना। 2014 में स्टार्ट किया था, 65% से कहां तक पहुंचाना? 90% तक। उसके बाद में 0 डोज चिल्ड्रन का चिन्हित करके उन्हें सभी आवश्यक टीके देना। तीसरी बात, आईएमआर और एमएमआर को कम करना। ये तो हर किसी में मिलेगा, पर पहला आंसर जेएसवाई करके आओगे। अगर तुमसे पूछ लेना आईएमआर और एमएमआर को कम करना किसका मेन उद्देश्य है, तो इसका आंसर जेएसवाई जाएगा, ठीक है। दूसरा, अगर लक्षित समूह की बात करूं तो मेनली इसके टारगेटेड ग्रुप कौन से होते हैं? 0 से 2 वर्ष तक का बच्चा और गर्भवती महिलाएं। 0 से 2 वर्ष और गर्भवती महिलाएं। अब एज ग्रुप की मैं दोबारा बात कर लेता हूं। बताओ 1 वर्ष तक का कौन से कार्यक्रम के अंदर देखा था अपन ने? 1 वर्ष तक का जेएसवाई, जेएसएस के, आरकेएस के, आरबीएस के, जेएसएस के। 0 से 18 वर्ष तक के बच्चे को किस में देखते हैं? जेएसवाई, जेएसएस के, आरबीएस के, आरकेएस के, आरबीएस के, राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम। उसके बाद में 10 से 19 वर्ष के बच्चों को किस में देखते हैं अपन? आरकेएस के। फिर अगर तुमसे पूछ ले कि मिशन इंद्रधनुष में कितने साल तक के बच्चों को इम्यूनाइजेशन पक्का अपन को करना ही है, तो कितने साल तक का बच्चा होना चाहिए? 2 वर्ष तक का। और उसके बाद में गर्भवती महिलाएं भी इसमें इंक्लूडेड है, ठीक है। तो मिशन इंद्रधनुष में दोनों इंक्लूडेड है, ये बात अपन को इंपॉर्टेंट रूप से याद रखनी है। अब इसमें मेनली कौन कौन से टीके लगाए जाते हैं? बीसीजी का लगता है, ओपीवी का लगता है, हेपेटाइटिस बी। अच्छा, बीसीजी का फुल फॉर्म कोई बता सकता है क्या? बेसिलस कॉम्बैट गायरिन। बीसीजी का फुल फॉर्म? बेसिलस कॉम्बैट गायरिन। बेसिलस तो ठीक है, दूसरा वर्ड क्या बोल रहा हूँ? कामेट। कामेट। और तीसरा वर्ड क्या बोल रहा हूँ? गायरिन, GUIRIN। वेरी गुड। तो बेसिलस की फुल फॉर्म अगर पता भी नहीं है तो क्वेश्चन यहाँ से नहीं आएगा। क्वेश्चन आएगा बीसीजी का टीका कब लगाया जाता है? किसी को पता है क्या बीसीजी का टीका कब लगाया जाता है? एट बर्थ पर लगाया जाता है। और इसकी मात्रा कितनी होती है, कोई बता सकता है? बीसीजी टीके की मात्रा कितनी होती है? इन्फांट में अलग होती है और एट बर्थ पे अलग होती है। 0.5 ml। अगर मैं बात करूं, एक तो ये 0.5 ml एट बर्थ। 0.5 ml मोस्टली है ना, 0.5 ml ही आंसर जाता है। पर इसमें भी है ना, 2 तरीके से होते हैं। एक में 0.01 भी आंसर, पर तुमको मेनली 5 ही याद रखना है। अच्छा, कौन कौन से 6, 10 और 14 वीक पे लगते हैं वैक्सीन? किसी को पता है क्या 6, 10 और 14 वीक पर कौन कौन से लगते हैं? 3 टीके लगते हैं। ओपीवी, एमएमआर, ओपीवी लगता है, ठीक है। दूसरा बताओ, क्या डीपीटी लगता है क्या? तो यस, ओपीवी, डीपीटी और और भी कोई लगता है? बीसीजी एक ही टाइम लगता है क्या एट बर्थ पर, और उसके बाद भी लगता है? देखो, ये पूरा वैक्सीनेशन में तुमको पढ़ाऊंगा, पर अच्छे से पढ़ाऊंगा। इसके अंदर है ना गुड़ गोबर हो जाएगा, ठीक है। गुड़ गोबर नहीं करते, एक एक वैक्सीन अपन को अच्छे से पढ़नी है। कौन से 6, 10, 12 पे लगती है, कौन से 9 मंथ पे लगती है, किसकी मात्रा कितनी होती है, लगती कहाँ पर है,
ठीक है, आईवी लगती है, आईडी लगती है, कौन सी लगती है, ये सारा अपन एक साथ पढ़ेंगे और पूरा उसको अपन अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे। इसमें ओनली ये देख लेते हैं, एक याद रख लेना, बीसीजी एट बर्थ पर लगती है 0.5 ml बस, ठीक है। उसके बाद में मैं बात करता हूं, इसमें ओपीवी है एक, दूसरा हेपेटाइटिस बी है, डीपीटी है। डीपीटी का फुल फॉर्म क्या होगा? डिप्थीरिया, पर्ट्यूसिस और टेटनस। डिप्थीरिया, पर्ट्यूसिस और टिटनस। मीजल्स, बताओ मीजल्स का टीका कब लगता है? तुक्का मारो। 9th मंथ। उसके बाद में टीटी का टीका, रोटा वायरस, जैपनीज एनसेफेलाइटिस, ये सारे मिशन इंद्रधनुष के अंदर जो भी मेन टीके आते हैं ना, वो सारे इसके अंदर आएंगे। ईसीवी का न्यूमोकोकल वैक्सीन, ठीक है। तो ये सारे मिशन इंद्रधनुष के अंदर आते हैं, ठीक है। तो ये बात अपन को, अब ये जो वैक्सीनेशन है ना, ये तो अपन पढ़ेंगे अलग से, बट ये वाली चीज कहीं नहीं पढ़ेंगे, ये वाली चीज अच्छे से याद होनी चाहिए। अब ये वाली चीज है क्या? देखो, मिशन इंद्रधनुष के अंदर फर्स्ट फेज में क्या हुआ? फर्स्ट फेज मतलब ये स्टार्ट हुआ था 2014 के अंदर, है ना। 2014 डेट क्या थी? 25 दिसंबर। उसके बाद में फर्स्ट फेज स्टार्ट हुआ 2015, उच्च जोखिम वाले जिलों में आरंभ हुआ। सबसे पहले वहां देखा जहां पर रिस्क ज्यादा था, जहां पर ज्यादा डिफॉर्मिटी हो रही थी बच्चों के अंदर या गर्भवती महिला के अंदर, तो वहां पर सबसे ज्यादा जोखिम वाले जिलों में स्टार्ट हुआ फर्स्ट फेज। उसके बाद में सेकंड फेज में, वैसे भी सरकार सबसे पहले योजना कहां लेके आएगी? जहां पर ज्यादा बीमारियां होंगी, तो सबसे पहले टारगेट किया जहां पर जोखिम भरे जिले थे। दूसरा फेज आया 2015 में, बाकी शेष जिलों में इसका क्या किया? विस्तार किया। उसके बाद तीसरे की अगर मैं बात करूं तो थर्ड और फोर्थ फेज, ये एक साथ बात हुई है थर्ड और फोर्थ फेज की, और ये 2016-17 शहरी स्लम, है ना, जैसे दिल्ली में है ना, तुम जाओगे ना, दिल्ली में एंट्री करते ही अगर ट्रेन में जा रहे हो तो दिल्ली में एंट्री करते ही तुमको स्लम एरिया पूरा दिखेगा, पर उनके घर में एसी भी होता है, स्लम के अंदर एसी भी बढ़िया होता है, ठीक है। बट यहाँ पर हाइजीन नहीं होने की वजह से बीमारियां बहुत ज्यादा होती है। तो थर्ड और फोर्थ फेज में शहरी स्लम और कठिन पहुंच वाले क्षेत्रों में टीकाकरण हुआ। तो फर्स्ट फेज में तो वहां हुआ जहां पर ज्यादा जोखिम था, दूसरे में वहां हुआ जहां पर हर जिलों में हुआ, है ना, हर जिले में विस्तार हुआ। तीसरे में किसको टारगेट किया? जिसमें तीसरा और फोर्थ फेज दोनों है, उसमें कहां टारगेट किया? जहां पर शहरी स्लम और कठिन पहुंच वाले क्षेत्रों, वहां पर टीकाकरण किया। इसके बाद 2015 में ही चल रहा था, 2017 में ये हुआ, और 2017 में क्या हुआ? इसने बहुत तेजी से रफ्तार पकड़ी। IMI, इसकी फुल फॉर्म पता होनी चाहिए, इंटेंसिफाइड मिशन इंद्रधनुष। इंटेंस बना दिया इस मिशन को। जब किसी चीज को इंटेंस करना है तो सरकार क्या करती है कि जोर लगाती है, चुपचाप से जल्दी जल्दी ये काम करा दो। तो IMI 2017 में तेज गति से टीकाकरण बढ़ाने हेतु, है ना, IMI फर्स्ट हुआ। उसके बाद में IMI 2.0 2019 में 33 जिलों में पुनः कवरेज कराया। फिर IMI 3 स्टार्ट हुआ, जैसे आती है ना सीजन आते हैं ना, वेब सीरीज आती है, पहले 1 आई, फिर 2 आई, फिर 3 आई, इस तरह से ये टीकाकरण का इंटेंस चलाया। IMI 1 आया 2017 में, IMI 2 आया 2019 में, 2 साल बाद। उसके बाद IMI 3 आया दोबारा 2 साल बाद, 2 साल का डिफरेंस, 2017, 2019, 2021। और 2021 में अगर मैं बात करूं तो कोविड काल के बाद बच्चों को वैक्सीन को पूरा करना, जो बच्चे वैक्सीन से छूट गए थे उनको दोबारा पूरा करना। और फिर लास्ट में आया IMI 5.0, 4 याद नहीं रखना, IMI 5, ये डिजिटल था, 2023 में आया, और ये यूविन पोर्टल के साथ माध्यम से रिकॉर्ड हुआ। अब ये डिजिटल हो गया ना, डिजिटल इंडिया कर दिया, तो 2023 में इसको भी डिजिटल कर दिया। अब सबकी रिकॉर्डिंग, सारी चीजें कहाँ? कंप्यूटर के अंदर रखने लग गए, सबकी रिकॉर्डिंग किसके अंदर आ गई? कंप्यूटर के अंदर। तो IMI 1 कब स्टार्ट हुआ? जल्दी से बोलो। 2017 में। IMI 2 कब स्टार्ट हुआ? 2 साल बाद, 2019 में। IMI 3 कब स्टार्ट हुआ? 2 साल बाद, 2021 में। उसके बाद में IMI 5 आया, सीधा 4 नहीं आया, और वो विन पोर्टल पे आया, और 2023 में। मतलब अगर तुम इसमें इसको याद करना चाहते हो ना, तो इसको याद करने का सबसे इजी तरीका यही है, दो साल बाद करते रहना। 2017 फर्स्ट, सेकंड आया 2021 में, थर्ड आया, सॉरी,
फर्स्ट आया 2017, 2 साल बाद आया 2019 में, थर्ड आया 2021 में, 2 साल 2017, 2019, 2021। उसके बाद में IMI 5 आया डिजिटल 2023 के अंदर। और ये कौन सा पोर्टल था? यू विन पोर्टल। कौन सा? ये पोर्टल का नाम याद रखना इंपॉर्टेंट है, यू विन पोर्टल। ठीक है, तो यू विन पोर्टल कब आया? 2023 में। और इसमें डिजिटल रिकॉर्डिंग करने लग गए। और इसके फेज कितने चले थे? स्टार्टिंग में 4 फेज चले थे 2017 तक। ठीक है, 15 से 17 तक। 17 के बाद तो फिर IMI आ गया। तो अब मैं तुमसे ये पूछ रहा हूं, कौन बता सकता है IMI 1 से लेकर IMI 5 विद ईयर? प्रेजेंट कर दो। हेमलता चौधरी। जी बस IMI 1 2017, IMI 2.0 2019, IMI 3 2021, IMI 5 2023 और यूविन पोर्टल के माध्यम से डिजिटल रिकॉर्डिंग की गई। पल्लवी ये बताओ कि कौन सा पोर्टल आया, कौन सा पोर्टल था वो IMI 5 में? यूविन पोर्टल। यूविन पोर्टल। अगर मैं बात करूं कि इसके अंदर मिशन इंद्रधनुष के अंदर कितने फेज थे, तो कितने फेज हैं इसके अंदर बताओ? 4 फेज। 4 फेज है ना। फर्स्ट फेज 4 2015 में ही मेन जोखिम वाले में, सेकंड में दोबारा जिलों के अंदर पहुंचाया गया, और थर्ड और फोर्थ के अंदर उन क्षेत्रों में जहां पर शहरी स्लम हो और ऐसे क्षेत्र हो जहां पर टीकाकरण की आवश्यकता हो। ठीक है, जहां पर पहुंचा नहीं जा सकता आसानी से, उनके अंदर था। उसके बाद में अब राजस्थान में लागू करने वाली संस्थाएं क्या हुई? NHM हुआ, NHM के अंदर ही आया मिशन इंद्रधनुष। दूसरा मेडिकल एंड हेल्थ डिपार्टमेंट गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान। राजस्थान के कौन से डिपार्टमेंट ने इसको स्टार्ट किया? ये इंपॉर्टेंट है। मेडिकल एंड हेल्थ डिपार्टमेंट गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान। इसमें आशा, ANM, आंगनवाड़ी के वर्कर्स लगे हुए हैं। देखा होगा हर संडे को पोलियो तो सबने ही पी होगी, 2 बूंद है ना। वहां आते थे आंगनवाड़ी, या तो आजकल तो क्या हो गया, घरों में आके पिलाने लग गए पोलियो। पहले तो कहीं गवर्नमेंट स्कूल के अंदर जाके पीना पड़ता था, है ना। अभी तो क्या है, घर के अंदर आते हैं और पोलियो की 2 बूंद डाल के दे जाते हैं। तो ये काम करते हैं आशा, ANM और आंगनवाड़ी। क्या इसमें GNM है क्या? उसके बाद में 108 और 104 एम्बुलेंस भी है इसके लिए, अगर कोई ज्यादा सीवियर कंडीशन हो जाती है तो। राजस्थान में क्या अचीवमेंट हुआ मिशन इंद्रधनुष से? देखो राजस्थान में क्या हुआ, 2015 में 69% से बढ़कर 85% हो गया। तो यार राजस्थान में तो बहुत अच्छा कवर कर लिया। तो राजस्थान के लिए एक बार ताली तो बजाओ सरकार ने, ना। फ्री में काम कर लिया नहीं, तो 85% तक क्या कर दिया, अच्छे से कवर कर लिया, पूर्ण टीकाकरण हो गया। मतलब कोई भी गांव का हो, शहर का हो, सबको 85%। तो सरकार की गलती नहीं होती हमेशा, हमेशा गलती, इतनी सारी स्कीमें निकाल रही है सरकार, बस तुमको पता ही तो नहीं है राजस्थान में इतनी सारी स्कीमें हैं, तुम लाभ उठाने नहीं चाह रहे। सरकार की गलती नहीं होती। हाँ, 28,550 रुपए दे रही है, वो सरकार की जरूर गलती है, वो मैं मान सकता हूँ। 28,000 तो किसको मिल जाते हैं? कोई अगर छोटी मोटे अगर कोई भी काम करो कहीं भी मिल जाएंगे ना 28,000। तो कोई भी प्राइवेट जॉब अगर तुम कहीं भी चले जाओ 28,000 तो दे देगा कोई भी। चलो कोई नहीं, कोई नहीं, मैं तुमको डिमोटिवेट नहीं कर रहा, पर है तो परमानेंट ही ना यार, टेंशन क्यों। नेक्स्ट बात करते हैं जीरो डोज चिल्ड्रन। जीरो डोज चिल्ड्रन का मतलब क्या है? जिन्होंने कोई टीका नहीं लगवाया उनकी संख्या बहुत कम करना है। जीरो डोज चिल्ड्रन मतलब ऐसा कोई भी बच्चा नहीं बचना चाहिए जिसको टीकाकरण नहीं लगा, ऐसे कम होने चाहिए बच्चे, है ना। ऐसे सब बोलने चाहिए कि हाँ हमने टीका लगवाया, हाँ हमने क्लास ज्वाइन करी है, हमने क्लास ज्वाइन करी है, ऐसे ही हमने टीका लगवाया, हमने टीका लगवाया। ठीक है, तो ऐसा कोई भी बच्चा नहीं होना चाहिए क्लास नहीं ज्वाइन। ठीक है, बात करते हैं नेक्स्ट आगे। राज्य के सभी जिलों में नियमित टीकाकरण सत्र नियमित रूप से स्टार्ट हुए। नेक्स्ट बात करते हैं, इंपोर्टेंट आते हैं स्लोगन्स। स्लोगन्स इंपोर्टेंट है। क्या क्या स्लोगन है? देखो सरकार तो तुमको जागरूक करने के लिए कितने सारे स्लोगन्स बनाती रहती है। हर बच्चा हर माँ पूरी तरह टीकाकृत भारत, टीकाकृत आ जाए मिशन इंद्रधनुष, टीका लगाओ रोग भगाओ। तो सारे लोग बोलो टीका लगाओ। चलो मैं बोलता हूँ टीका लगाओ, तुम बोलना रोग भगाओ। टीका लगाओ रोग भगाओ, टीका लगाओ रोग भगाओ। ठीक है, रोग भगाओ। उसके बाद में आती है टीका एक्सप्रेस। जहां टीका टीका आ रहा है तो
जहां पर टीका 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 आती रहे ना वहां पर टीका टीका ही लाएगा इसका आंसर। ठीक, इम्यूनाइजेशन ट्रैकिंग सिस्टम, हर बच्चे का डिजिटल टीकाकरण रिकॉर्ड, ये भी 2023 में स्लोगन आया होगा नहीं, क्योंकि डिजिटल तो कब हुआ, 2023 में हुआ ना। हर घर, ये इंपॉर्टेंट है, अगर ये तुमसे पूछा जाए ये फिर तुम गलत कर सकते हो। हर घर दस्तक अभियान, अब तुमको पता है ना हर घर में दस्तक देते हैं, पोलियो की दवा पिलाई नहीं पिलाई आपके बच्चे को, क्या घर में बच्चा है आपके 1-2 साल का नहीं है, तो ये सारी बातें होती है। तो हर घर दस्तक अभियान किसके लिए है, कौन सा स्लोगन है, कौन सा मिशन है, मिशन इंद्रधनुष, अरे हाँ या ना। यस सर। के बाद में आता है यू पोर्टल, विन पोर्टल, ठीक है। तो ये सारे स्लोगन में याद कौन सा वाला रखना है, यही हर घर दस्तक अभियान और दूसरा यूविन पोर्टल, ठीक है। तो ये दो इंपॉर्टेंट है, बाकी ये तो तुम टीका टीका से क्लियर कर सकते हो, टीका लगाओ रोग भगाओ, टीका एक्सप्रेस, ठीक है। हर घर में दस्तक कौन देगी, चुड़ैल नहीं देगी, कौन देगी, टीका लगाने वाली तुम्हारे घर में आएगी, ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट प्रोग्राम पढ़ना है कायाकल्प प्रोग्राम। अब कायाकल्प करेंगे अपन नेक्स्ट क्लास में, आज की क्लास में इतना अपन ने टीका लगवा लिया। अब ये जो नेक्स्ट क्लास होगी ना, वो नेक्स्ट क्लास होगी 9 बजे, आधे घंटे की क्लास होगी, जिसमें मैं कुछ मॉडर्न के इंपॉर्टेंट चीजें बताऊंगा और कुछ मैं तुमको क्या बताऊंगा, जीके की बातें। और वो जीके की क्लास आज की बहुत इंपॉर्टेंट होगी, क्योंकि उसमें पढ़ेंगे अपन नदियां, और नदियों से क्वेश्चन आने की संभावना हर एक एग्जाम में इंपॉर्टेंट होते हैं। राजस्थान में कौन सी नदी है ना, लूणी नदी किधर है ना, सांबर नदी का, सांबर झील किधर है, तो ये सारी चीजें अपन पढ़ेंगे। झीलें तो पढ़ ली अपन ने, अब नदियां पढ़ेंगे, ठीक है। तो आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं, और जल्दी से जल्दी सब लोग है ना रजिस्ट्रेशन करा लो, और उसके बाद में अपना क्लास कंटिन्यू लेते रहो। और दूसरी बात, तुम में से कितने लोग हैं जिनको है ना कि बॉस यार बुक बना दो ना, आप भेज दो, एक हफ्ते के अंदर आप बुक बना के भेज दो। कितने लोगों को बुक चाहिए, अगर जिनको चाहिए उनके लिए मैं प्री बुकिंग पहले ही कर दूं। कितने लोगों को बुक चाहिए, इसके अकॉर्डिंग जो सिलेबस आया है ना, न्यू सिलेबस आया उसके अकॉर्डिंग पूरा, वो लोग रेज हैंड कर दो। जिन जिन लोगों को चाहिए ना उसके अकॉर्डिंग सेम पैटर्न वैसे के वैसा, इंग्लिश हिंदी कंप्यूटर, और उसके अकॉर्डिंग ही पूरी मैं बुक तुम्हारी डिजाइन करवा दूं, एक हफ्ता पूरा लगेगा। किन किन को चाहिए वो लोग रेज, एक बार है ना वो देखना, ओपन क्यों कर, यहाँ पे, यहाँ इधर नहीं होगा, उधर उधर। क्या हुआ, अरे ओपन क्यों दिख रहा है लिखा हुआ, हाँ ऊपर करना, डॉक्टर पल्लवी की, डॉक्टर हिमानी जैन, ऊपर चलो, गीता धवल। जिन भी लोगों को चाहिए ना वो एक बार मेरे को छोटा सा मैसेज है ना, जो ऑफिशियल नंबर है ना उस पर मैसेज कर देना कि बॉस हमको चाहिए, हमारी तो आप बनवा के रख दो प्री बुकिंग। और दूसरी एक बात और, अगर जो लोग भी ज्वाइन कर रहे हैं ना उनको ये बुक फ्री में मिलेगी, इसके लिए कोई पैसा नहीं, वरना ये बुक जो रहेगी वो 1000 रुपए की रहेगी, अप्रोक्स 1000 रुपए की एनएचएम की बुक। और साथ में अगर टेस्ट सीरीज कोई अलग से ज्वाइन करेगा तो उसके लिए 1500 टेस्ट सीरीज। कहते हो ना बॉस, कई जने है ना, एक जने बोला कि बॉस पैसे कम कर दो, तो दे रहा हूँ मैं सारी चीजें यार। हर क्लास के तुमको पता है 15 रुपए ही लगते हैं, 2 क्लास ले रहा हूँ 30, 15 रुपए नहीं खर्च कर पा रहे तो फिर अलग बात है ना। 30 रुपए लग रहे हैं तुम्हारे, ज्यादा महंगे नहीं लग रहे। टेस्ट सीरीज अलग से तुमको मैं प्रोवाइड कराऊंगा, उसी में तुमको अगर बुक बन गई तो बुक भी प्रोवाइड कराऊंगा, वरना ये मैंने है ना फिक्स नहीं किया कि बुक बनेगी कंफर्म है, बट अगर नहीं बनी ना तो मैं तुमको सॉफ्ट कॉपी तो दे के रहूंगा किसी भी हालत में, सॉफ्ट कॉपी, ठीक है, अकॉर्डिंग टू सिलेबस। क्लियर है बात, अगर बुक किसी वजह से नहीं बनती तो मैं पूरी सॉफ्ट कॉपी, फोटो कॉपी नहीं करवा सकता, ठीक है। क्लियर है इतनी बातें, तो आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं, तब तक के लिए गुड नाइट बाय, बाकी मिलेंगे, ठीक है।